Welcome back. Today our topic is dual nature of radiation and matter. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पहला आपके पास है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम किस तरीके से हमारे पास रेडिएशंस के दो नेचर होते हैं। ड्यूअल मींस टू, दो नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अदर इज सेकंड वेव नेचर। तो पहला हमारे पास यही हमारे पास टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। दूसरा इसी में हमारे पास जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कोई भी हमारे पास मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, उसके भी दो नेचर होते हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव क्या होती है उसको भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसको हम मैटर की वेवलेंथ भी हम कहते हैं। हम जब भी हमारे पास एक मैटर मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है और उसकी वेवलेंथ को भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला इसमें हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास छोटा सा कंसेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ड्यूअल मींस टू, नेचर ऑफ रेडिएशन, दो नेचर हमारे पास रेडिएशन के, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अदर इज वेव नेचर। तो कौन से फिनोमेना हमारे पास रेडिएशंस के दो नेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, जैसे हमारे पास फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो ये जो हमारे पास जो है, जो हम फिनोमेना पढ़े, हमने ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसी तरीके से हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया है, जो शो करते हैं कि हमारे पास रेडिएशन का एक वेव नेचर है। रेडिएशन हमारे पास एक वेव की तरह बिहेव करती है। क्लियर आपको? इसके बाद हमने पढ़ा ड्यूअल नेचर, हमारे पास जो अभी ये जो यूनिट है, इसी यूनिट में हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो रेडिएशन जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज फोटॉन। और वहां पर हमने पढ़ा कि हमारे पास रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको कहा जाता है फोटॉन, और उसी फोटॉन पर बेस्ड हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और वहां पर हमने पढ़ा था जब लाइट आती है, इसका मतलब एक फोटॉन आता है, फॉल करता है एक मेटालिक सरफेस पर, तो वहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करता है रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को, कि हमारे पास जो रेडिएशन जो हमारे पास जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये जो हमारे पास है, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है मैंने, फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में हमारे पास एक होता है, ये शो करते हैं, शोज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये हमारे पास जो है ये फिनोमेना शो करते हैं रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर्स को। तो कुछ फिनोमेना शो करते हैं रेडिएशंस के वेव नेचर्स को और कुछ फिनोमेना शो करते हैं रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को। तो तभी जाकर हम बोलते हैं कि हमारे पास रेडिएशंस का क्या है, ड्यूअल नेचर है, जो मैंने कहा देयरफॉर रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। जब इसका पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेडिएशन का क्या है, ड्यूअल नेचर है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिखा होगा, आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा होगा कि हमारे पास विच फिनोमेना शो द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस के कौन से फिनोमेना रेडिएशंस के वेव नेचर्स को शो करते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शन दी होंगी, आपने चेक करना है, आपने वहां पर आपने ऑप्शंस को चूज करना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इसी तरीके से हमारे पास यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, कि आपको लिखा होगा विच फिनोमेना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। नीचे आपके पास फिनोमेना लिखे होंगे, अगर उनमें से कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या कॉम्पटन इफेक्ट होगा तो वहां से आप उसको टिक कर सकते हो आप, और बोल सकते हो आप कि हमारे पास जो है ये फिनोमेना रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हमारे पास छोटा सा टॉपिक था कि हमारे पास कौन से फिनोमेना रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरीके से जब हमारे पास रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर है, कुछ फिनोमेना रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ फिनोमेना रेडिएशंस के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं बाद में हमारे पास रेडिएशन का क्या है, ड्यूअल नेचर है हमारे पास है। जब ये कंसेप्ट आया, इस कंसेप्ट को लेकर डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दे दी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसको कहा जाता है, डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस पर कहा कि अगर हमारे पास रेडिएशंस का दो नेचर है तो हमारे पास एक मैटर का भी दो नेचर होगा। कोई भी मैटर है, जैसे हमारे पास एक मैटर है और जब ये मूव करेगा तो इसके साथ भी वेव एसोसिएट होगी। पार्टिकल नेचर तो है ही इसका, लेकिन जब ये मूव करेगा तो इसके साथ वेव भी एसोसिएट होगी, तो हम कहेंगे एक मैटर का भी क्या है, ड्यूअल नेचर है। तो ये डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दे दी।
समझे आप। ये डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी कि हमारे पास मैटर का भी दो नेचर हो सकते हैं। क्लियर आपको। ये प्रूफ नहीं है, ये उसका प्रूफ उसने प्रूव नहीं किया था इस चीज को, लेकिन अपनी हाइपोथेसिस उसने दी थी कि अगर हमारे पास रेडिएशंस के दो नेचर हैं तो हमारे पास मैटर्स के भी दो नेचर होंगे। तो उसके लिए उसने रीजन दिया था, क्या रीजन जो दिया था उसने कहा था कि नेचर लव्स द सिमेट्री। क्लियर आपको। प्रूफ कोई नहीं था, क्योंकि बाद में इसी को लिया गया कि यहां से जब हमारे पास इसी कंसेप्ट को लिया गया, फिर जर्मर्स एंड डेविसन्स ने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया कि हमारे पास कोई मटेरियल पार्टिकल होता है, कोई पार्टिकल होता है, अगर वो मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी। उसने कहा था कि अगर रेडिएशंस के दो नेचर हैं तो हमारे पास मैटर्स के भी दो नेचर होंगे। तो वही यहां पर लिखा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। समझे आप। तो यहां पर देखिए यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आपको पता है ये पूरा यूनिवर्स जो है इसमें हमारे पास क्या है, एक तो मैटर है या रेडिएशंस हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्स जो है बना हुआ है रेडिएशन और मैटर से बना हुआ है। सिंस रेडिएशंस है ड्यूअल नेचर, अगर हमारे पास रेडिएशंस के दो नेचर हैं, देयरफॉर डी ब्रोगली कंक्लूडेड दैट मैटर मस्ट पोजेस ड्यूअल नेचर। अगर हमारे पास रेडिएशंस के दो नेचर हैं तो डी ब्रोगली ने कंक्लूड किया, डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी। उसने कहा कि हमारे पास मैटर्स के भी दो नेचर होंगे, जिसका रीजन उसने दे दिया बिकॉज नेचर लव्स द सिमेट्री। कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ उसने ये थ्योरी दी थी, उसने एक हाइपोथेसिस दी थी आपने कि उसने कहा था कि अगर रेडिएशंस के दो नेचर हैं तो मूविंग पार्टिकल या मूविंग मैटर के भी दो नेचर हो सकते हैं। क्लियर आपको। बाद में ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया, लेकिन पहले उसने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। अब देखिए ये हमें डी ब्रोगली ने कहा था कि एक मटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ भी वेव एसोसिएट होती है, जिसको कहा जाता है, बाद में उसका नाम दिया गया। जो हमारे पास कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है, कोई भी हमारे पास मैटर मूव करता है हमारे पास, तो उसके साथ जो वेव उस एसोसिएट होती है, उसके बाद क्योंकि कंसेप्ट ही दिया था डी ब्रोगली ने, और उस वेव को कहा गया मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहा गया। क्लियर आपको। उसी के नाम से इसको जाना जाता है फिर बाद में। तो देखिए डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ए मूविंग पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल जो होता है, सम टाइम एक्ट एज वेव एंड सम टाइम एक्ट एज पार्टिकल। तो ये हमारे पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल होता है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। द वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। जो डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, उसने कहा था कोई भी मटेरियल पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर हमारे पास मूव करता है, कोई भी मैटर मूव करता है, तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। पार्टिकल से तो वो बना होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है पेन है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, एटम से बना हुआ है, तो इसका पार्टिकल नेचर तो है ही है, लेकिन जब ये मूव करेगा तो इसके साथ वेव भी होगी। इसका मतलब इसके साथ अगर वेव होगी, इसका मतलब ये एक मटेरियल पार्टिकल, एक मैटर है, इसके साथ वेव है। तो डी ब्रोगली ने कहा वो वेव कौन सी होगी, उस वेव को कहा गया दिस इज मैटर वेव, और या इसको कहा जाता है डी ब्रोगली वेव भी कहा जाता है। तो जब ये कंसेप्ट दिया गया, उसके बाद वो जो मैटर वेव, जो हमारे पास जो वेव, जो पार्टिकल मूव करता है उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। जब उसके साथ वेव एसोसिएट होती है तो वेव में हमारे पास क्या हो सकता है, वेव जब मूव करती है तो उसमें वेवलेंथ होती है। क्लियर आपको। जब हमारे पास वेव मूव करती है ऐसे ऐसे हमारे पास, तो उसमें वेवलेंथ होती है, और उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। बाद में वेवलेंथ को कैलकुलेट किया गया, उस मैटर वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया गया और कहा, उसको नाम ही दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर आपको। क्योंकि डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया था और उसको नाम दिया गया बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ। कंसेप्ट वही लिया गया, जैसे हमारे पास एक फोटॉन मूव करता है, एक रेडिएशन मूव करती है, तो रेडिएशन इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन। तो जितना जब एक फोटॉन मूव करता है तो उसके साथ जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ पहले कैलकुलेट की गई, और वहां पर उस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है, जिसमें हम फोटॉन का मोमेंट वेवलेंथ निकालते हैं, फोटॉन की वेवलेंथ निकालते हैं, तो वहीं पर उसी एक्सप्रेशन को यूज करके फिर निकाला गया, एक मैटर की वेवलेंथ को भी निकाला गया। तो देखिए जो कंसेप्ट लिया गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि फोटॉन की एनर्जी किसी होती है, एच न्यू की इक्वल होती है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। क्लियर आपको। तो मैंने कहा कि हमने जो वेवलेंथ जो निकालनी है वो मैटर की वेवलेंथ निकालनी है, कोई मूविंग मैटर की वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन पहले वेवलेंथ जो निकाली गई किसकी, फोटॉन की, उसी एक्सप्रेशन को यूज में लाया गया। तो देखिए
E इज इक्वल टू एच म्यू के इक्वल होता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, यही हमारे पास फोटॉन की एनर्जी एच म्यू के इक्वल होती है, और यही हमारे पास फोटॉन की एनर्जी हमारे पास एम सी स्क्वायर के इक्वल भी होती है। तो फोटॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर के इक्वल भी होती है और फोटॉन की एनर्जी एच म्यू के इक्वल भी होती है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, when left hand side is equal to left hand side, right hand side should be equal to right hand side, mc square is equal to h nu। तो आपको पता ही है mc square is equal to h nu हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन हम कहेंगे हम। तो ये फ्रीक्वेंसी किस होता है, c अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, लैम्डा क्या होगा हमारे पास, ये वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ किसकी होगी, फोटॉन की होगी। तो देखिए एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये आपके पास आ रहा है। और यहां पर आपके पास क्योंकि आपने वेवलेंथ निकालनी है फोटॉन की, तो एम सी लैम्डा की जगह पर आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो देखिए एम सी मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है, क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये जो आपने वेवलेंथ निकाली, ये किसकी निकाली आपने, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। ये हमने किसकी वेवलेंथ निकाली, फोटॉन की वेवलेंथ निकाली। सिंपल में कहेंगे रेडिएशंस की वेवलेंथ निकाली। तो वेवलेंथ, इसका मतलब वेवलेंथ किस इक्वल आ रहा है, दैट इज एच अपॉन एम सी के इक्वल आ रहा है। तो एम सी किस इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होगा। ये हमारे पास मोमेंटम किसका है, फोटॉन का है। तो एच अपॉन पी भी हम लिख सकते हैं, एम सी की जगह पर पी भी लिख सकते हो आप। ये हमने किसकी वेवलेंथ निकाली, फोटॉन की वेवलेंथ निकाली। अब देखिए इंस्टेड ऑफ फोटॉन, अब फोटॉन की जगह पर हमारे पास क्या है, एक मूविंग पार्टिकल है, समझे आप। तो इंस्टेड ऑफ फोटॉन अब हमने क्या निकालना है, एक मूविंग पार्टिकल्स की अगर हमने वेवलेंथ निकालनी होगी, तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन एम सी की जगह पर अब आपके पास आएगा v। तो ये हमारे पास जो आ रहा है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये हमने वेवलेंथ निकाली किसकी, मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ निकाली। क्लियर आपको। तो देखिए ये v जो हमारे पास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर आपको। तो mv, ये भी मोमेंटम आ गया, ये आ गया हमारे पास मोमेंटम किसका, पार्टिकल का या मैटर का मोमेंटम आ गया। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो यहां पर भी हमारे पास है mc, ये आ गया मोमेंटम ऑफ फोटॉन, सिंपल में कहेंगे रेडिएशंस का मोमेंटम। क्लियर आपको। तो यहां पर हमारे पास ये हमारे पास जो है फोटॉन का मोमेंटम है, और ये वेवलेंथ किसकी आ रही है आपके पास, रेडिएशंस की वेवलेंथ आ रही है, या फोटॉन की वेवलेंथ हम कहेंगे हम। और ये वेवलेंथ जो हमने निकाली, ये किसकी वेवलेंथ आ रही है आपके पास, एक मैटर की वेवलेंथ आ रही है। जब भी हमारे पास एक मैटर मूव कर रहा है, तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, और उसकी वेवलेंथ किसी होगी, वो एच अपॉन एम वी के इक्वल होगा। और इसी को कहा जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली, या हम कहेंगे एक मैटर की, जब हमारे पास एक मैटर मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की। ये हमारे पास फोटॉन की वेवलेंथ आ गई, ये हमारे पास मैटर की वेवलेंथ आ गई। देखिए इसका मतलब यहां पर मैंने फोटॉन की वेवलेंथ को ही यूज किया मैंने, और एक मैटर की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया मैंने, सिर्फ सी की जगह पर वी को यूज किया, और ये हमारे पास आ रही है मैटर की वेवलेंथ। देखिए हमारे पास मैटर की वेवलेंथ जो हमारे पास जो है, या फोटॉन की वेवलेंथ या मैटर की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। इसका मतलब जिस भी मैटर की वेलोसिटी बढ़ेगी, जिस भी मैटर की, जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्लियर आपको, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। या अगर हमारे पास जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ क्या है, वो बढ़ जाएगी। समझे आप। तो अगर वेलोसिटी कम हुई, क्लियर आपको, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर आपको। इसी तरीके से मास की बात करेंगे, तो अगर किसी पार्टिकल का मास बढ़ेगा, अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, उसकी वेवलेंथ कम होगी। अगर किसी पार्टिकल का मास कम होगा, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्लियर आपको। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ को भी हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद डी ब्रोगली वेव क्या होती है, उसके बाद डिवल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा डिवल नेचर ऑफ रेडिएशंस हमारे पास क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके।